कहते हैं जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होता, समय होता है। लेकिन इसकी असली कीमत अक्सर तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की सच्ची कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां बेटों ने अपने पिता के इलाज में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। लेकिन एक दिन समय ने ऐसा साथ छोड़ा कि जिंदगी भर का एक मलाल उनके साथ रह गया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, समय की कीमत। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव जाग उठता था। कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देती तो कहीं दूर पहाड़ी रास्तों पर लोगों के कदमों की आहट। उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। घर के चारों तरफ फैला हुआ एक सुंदर बगीचा, जिसमें आम, अमरूद, माल्टा, नींबू, नाशपाती और कई तरह के फलों के पेड़ लगे हुए थे। मौसम चाहे कोई भी हो, उस बगीचे में हमेशा किसी न किसी फल की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन उस बगीचे की सबसे बड़ी खूबसूरती फल नहीं थे, बल्कि उसके मालिक थे, रामदत्त जी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। हाथ में पानी का पाइप, कंधे पर छोटी सी खुरपी और चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान। कमला देवी बरामदे से आवाज लगाती, सुनिए जी, पहले चाय तो पी लीजिए। और रामदत्त जी बिना पीछे देखे मुस्कुरा कर कहते, बस भगवान, इन बच्चों को पानी पिला दूं, अभी आता हूँ। और कमला देवी हंस पड़ती, बच्चे, ये पेड़ कब से बच्चे हो गए? और रामदत्त जी एक आम के पेड़ की डाल पर हाथ फेरते हुए बोलते, जिसे अपने हाथों से लगाया हो, सालों तक संभाला हो, वो पेड़ नहीं रहता भगवान, घर का सदस्य बन जाता है। कमला देवी उन्हें देखती और मुस्कुरा देती। उन्हें पता था रामदत्त जी का सबसे ज़्यादा समय इसी बगीचे में बीतता था। किस पेड़ में कब खाद डालनी है, किसकी सूखी टहनी काटनी है, किस पौधे में नई कोपल निकली है, उन्हें सब याद रहता था। गांव वाले भी अक्सर कहते, रामदत्त जी, आपका बगीचा तो पूरे गांव की शान है। और रामदत्त जी हंसकर जवाब देते, अरे शान वान कुछ नहीं, बस भगवान की कृपा है और थोड़ा सा प्यार है। इतने में घर के अंदर मोबाइल की घंटी बज उठी। कमला देवी ने जल्दी से फ़ोन उठाया। हाँ बेटा, दूसरी तरफ से छोटे बेटे की आवाज़ आई। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, बेंगलुरु में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। पिताजी कहाँ हैं? कमला देवी मुस्कुराई, अरे और कहाँ होंगे, अपने बगीचे में हैं। इतना सुनते ही छोटे बेटे ने भी हंसते हुए कहा, लगता है माँ, पिताजी को हमसे ज़्यादा अपने पेड़ याद आते हैं। उसी समय रामदत्त जी भी अंदर आ गए। किसकी शिकायत हो रही है भाई? कमला देवी ने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। लो, तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम्हें उससे ज़्यादा पेड़ प्यारे हैं। और रामदत्त जी भी हंस पड़े, अरे नहीं रे, तुम दोनों तो हमारी जान हो, ये पेड़ तो बस तुम्हारी याद दिलाते रहते हैं। वो कैसे पिताजी? याद है, इस आम के पेड़ पर चढ़कर तो कच्चे आम तोड़ता था और तेरा बड़ा भाई नीचे खड़ा होकर उनको पकड़ता था, और फिर तुम्हारी माँ दोनों को डांटती थी। फोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर छोटे बेटे ने धीमे से कहा, हाँ पिताजी, सब याद है। तभी बड़े बेटे का भी फ़ोन आ गया। दोनों भाइयों की लगभग रोज़ माता पिता से बात होती थी। दूरी हज़ारों किलोमीटर की थी, लेकिन अपनापन आज भी वैसा ही था। बातों बातों में बड़ा बेटा बोला, पिताजी, इस बार छुट्टी मिली तो सबसे पहले आपके बगीचे में ही आऊँगा। रामदत्त जी मुस्कुराए, आ जाना बेटा, इस बार माल्टे बहुत अच्छे आए हैं, तुम्हारे आने तक संभाल कर रखूँगा। कमला देवी ने बीच में टोका, अरे पहले ही अपने लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे कि नहीं, सारे गांव में बांट देते हैं।
और घर में फिर से हंसी गूंज उठी। फ़ोन रखने से पहले दोनों बेटों ने हमेशा की तरह कहा, माँ, पैसों की कोई चिंता मत करना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत बता देना। कमला देवी बोली, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है बेटा, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और फिर फ़ोन कट गया। रामदत्त जी कुछ पल तक अपने बगीचे को देखते रहे। पेड़ों पर हवा धीरे धीरे सरसराने लगी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यही बगीचा कुछ महीनों बाद उनकी सबसे बड़ी याद बन जाएगा। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। हर सुबह रामदत्त जी की शुरुआत अपने बगीचे से होती और शाम वहीं खत्म होती। एक दिन कमला देवी ने देखा कि पानी देते देते रामदत्त जी अचानक वहीं रखी पत्थर की चौकी पर बैठ गए। वो जल्दी से उनके पास पहुंची। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? रामदत्त जी हल्का सा मुस्कुराए। अरे कुछ नहीं, बस आज थोड़ा ज़्यादा थकान लग रही है। चलो अंदर चलो, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ चलो। कमला देवी ने उस दिन बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा उम्र बढ़ने के साथ ऐसा तो होता ही है। लेकिन कुछ दिनों से कमला देवी एक बदलाव महसूस कर रही थीं। रामदत्त जी पहले की तरह घंटों बगीचे में नहीं रह पाते थे। थोड़ी देर काम करते और फिर थक कर बरामदे में आकर बैठ जाते। एक दिन माल्टे के पेड़ की सूखी टहनी काटते काटते उनके हाथ से कैंची नीचे गिर गई। कमला देवी दौड़ती हुई बाहर आई। अरे क्या हुआ? रामदत्त जी ने धीरे से कहा, पता नहीं भगवान, हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। कमला देवी ने बिना कुछ कहे कैंची उठाई और उनका हाथ पकड़कर बरामदे तक ले आई। उस रात खाना खाते समय भी रामदत्त जी पहले जैसे नहीं दिख रहे थे। थाली आधी ही छोड़ दी। कमला देवी ने पूछा, क्या खाना अच्छा नहीं बना? रामदत्त जी मुस्कुरा दिए, खाना तो हमेशा की तरह अच्छा है, बस आज भूख नहीं लग रही। कमला देवी का मन जाने क्यों बेचैन हो उठा। अगली सुबह उन्होंने कहा, आज गांव के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। रामदत्त जी हंस पड़े। अरे डॉक्टर क्या करेगा, 2 दिन आराम कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बार मेरी बात मान लीजिए। रामदत्त जी ने उनकी आंखों की चिंता देखी और मना नहीं कर सके। गांव के डॉक्टर ने जांच करने के बाद कुछ देर चुप रहकर कहा, रामदत्त जी, कुछ और जांचें करवानी पड़ेंगी, बेहतर होगा आप शहर के बड़े अस्पताल चले जाइए। कमला देवी का दिल धक से रह गया। बाहर निकलते ही उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? रामदत्त जी ने बात हल्की करने की कोशिश की। अरे आजकल तो छोटी सी बात पर भी बड़े अस्पताल भेज देते हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन कमला देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने बड़े बेटे को फ़ोन लगाया। हाँ माँ, सब ठीक तो है? कमला देवी की आवाज़ धीमी थी। बेटा, डॉक्टर ने शहर में जांच कराने को कहा है। कुछ पल के लिए उधर भी खामोशी छा गई। फिर बड़े बेटे ने तुरंत कहा, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, कल ही अस्पताल चले जाइए, जितने पैसे लगेंगे हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। उसी समय छोटे बेटे का भी फ़ोन आ गया। उसे भी सारी बात पता चल चुकी थी। पिताजी, मैं अभी ऑनलाइन अस्पताल में अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामदत्त जी दोनों बेटों की बातें सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अरे इतनी चिंता मत किया करो बेटा, अभी तुम्हारा बाप इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है। छोटा बेटा हंसने की कोशिश करते हुए बोला, बूढ़े नहीं हुए हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज़रूर बन गए हो। रामदत्त जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान हर माँ बाप को तुम जैसे बच्चे दे। अगले ही दिन शहर के अस्पताल में जांच शुरू हो गई। खून की जांच, स्कैन और कई दूसरी रिपोर्टें। रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन उन कुछ दिनों में रामदत्त जी पहली बार अपने बगीचे से दूर थे और शायद उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता उसी की थी। करीब 1 हफ्ते बाद अस्पताल से फ़ोन आया। रिपोर्ट आ चुकी थी। रामदत्त जी, कमला देवी और दोनों बेटे, चारों के मन में एक ही सवाल था, आखिर रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। बड़ा बेटा अरुणाचल प्रदेश से लगातार फ़ोन कर रहा था। माँ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी डॉक्टर के कमरे में जा रहे हैं बेटा, बाहर आकर बताती हूँ। कमला देवी के हाथ कांप रहे थे।
रामदत्त जी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत भागवान, जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने दोनों को अपने सामने बिठाया। उन्होंने रिपोर्ट मेज पर रखी और गंभीर आवाज़ में कहा, रामदत्त जी, आपकी कुछ रिपोर्टें ठीक नहीं आई हैं। कमला देवी की धड़कन तेज हो गई। डॉक्टर ने आगे कहा, हमें पूरा विश्वास करने से पहले कुछ और जांचें करनी पड़ी और अब रिपोर्ट से साफ है कि आपको कैंसर है। कमरे में जैसे अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, डॉक्टर साहब, अब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने बहुत शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, आजकल इलाज के कई अच्छे विकल्प हैं। इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतना बेहतर रहेगा। रामदत्त जी चुपचाप डॉक्टर की बातें सुनते रहे। बाहर निकलने के बाद भी दोनों कुछ देर अस्पताल के बरामदे में बैठे रहे। कमला देवी बार बार आंसू पोंछ रही थीं। रामदत्त जी ने धीमे से कहा, रो क्यों रही हो भागवान? कैसे न रोऊं? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? रामदत्त जी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। जिसने जीवन दिया है वही रास्ता भी दिखाएगा। उसी समय बड़े बेटे का फ़ोन आ गया। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? कमला देवी कुछ बोल ही नहीं पाई। रामदत्त जी ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। बेटा? हाँ पिताजी, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर है। उधर कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर बड़े बेटे की धीमी आवाज़ सुनाई दी, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इलाज जहाँ सबसे अच्छा होगा वहीं कराएंगे। इसी बीच छोटे बेटे का भी कॉन्फ्रेंस कॉल जुड़ गया। पिताजी, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। रामदत्त जी हल्का सा हंसे। तुम दोनों अपनी कमाई हमारे ऊपर ही खर्च कर दोगे क्या? छोटा बेटा तुरंत बोला, कमाई फिर हो जाएगी पिताजी, लेकिन आप दोबारा नहीं मिलेंगे। यह सुनकर रामदत्त जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बेटे भले ही उनसे हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन उनका दिल आज भी उसी घर में धड़कता है। इलाज शुरू हो गया। कभी दवाइयाँ, कभी कीमोथेरेपी, कभी अस्पताल के चक्कर और कभी लंबी लंबी जांचें। दिन बीतते गए। दोनों बेटे हर महीने पैसे भेजते रहे। कभी बड़े बेटे का फ़ोन आता, माँ इस महीने कुछ ज़्यादा पैसे भेजे हैं, अगर किसी दवा की ज़रूरत हो तो बिना सोचे ले लेना। तो कभी छोटा बेटा कहता, माँ अगर ज़रूरत पड़े तो मैं छुट्टी लेकर आ जाऊँ। कमला देवी हर बार एक ही बात कहती, नहीं बेटा, तुम लोग अपनी नौकरी पर ध्यान दो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। लेकिन सच तो यह था कि हर शाम रामदत्त जी बरामदे में बैठकर बगीचे की तरफ देखते रहते। पेड़ अब भी वैसे ही थे, हवा अब भी वैसी ही चलती थी, लेकिन उन्हें सींचने वाले हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, इलाज भी चलता रहा, लेकिन बीमारी मानो रामदत्त जी की ताकत अपने साथ लेती जा रही थी। अब पहले की तरह सुबह जल्दी उठना भी उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक लगती, वो धीरे धीरे सहारा लेकर बगीचे तक पहुंच जाते। कमला देवी पीछे पीछे आ जाती। इतनी तबीयत खराब है फिर भी बाहर आ गए। रामदत्त जी मुस्कुरा देते। घर के अंदर मन घुटता है भगवान, यहाँ आकर अच्छा लगता है। वो एक एक पेड़ को बड़े ध्यान से देखते। कभी सूखी पत्ती को तोड़ देते तो कभी किसी डाल को हाथ से सहला देते। एक दिन कमला देवी ने कहा, अब रहने भी दीजिए, मैं माली बुला लूँगी। रामदत्त जी ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं इनकी देखभाल मैं ही करूँगा। कमला देवी उनकी ओर देखी और वो जानती थीं कि ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, रामदत्त जी की पूरी जिंदगी थे। उधर दोनों बेटे भी हर रोज़ फ़ोन करते। बड़ा बेटा पूछता, पिताजी आज तबीयत कैसी है? रामदत्त जी हमेशा एक ही जवाब देते, पहले से ठीक हूँ। हालांकि सच दोनों जानते थे। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा सचमुच कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आया। घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। सुबह अपने पिताजी के साथ बगीचे में जाता। पिताजी, ये माल्टे वाला पेड़ आपने कब लगाया था? रामदत्त जी मुस्कुराए, जिस साल तो 5वीं में पास हुआ था। बेटा, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, हमारी ज़िंदगी के साल हैं। हर पेड़ किसी न किसी याद के साथ जुड़ा हुआ है। छोटा बेटा कुछ पल चुप रहा। उसने पहली बार पिता की आंखों में उस बगीचे के लिए इतना अपनापन देखा था। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो गईं।
वापस जाने से पहले उसने पिता के पैर छुए, जल्दी ही फिर आऊँगा पिताजी, और वो चला गया। इलाज के कई महीने बीत चुके थे, दवाइयाँ चल रही थीं, लेकिन अब रामदत्त जी का शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। एक दिन अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कमला देवी घबरा गईं। गांव वालों की मदद से उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, अभी इन्हें अस्पताल में ही रखना होगा। कमला देवी ने तुरंत दोनों बेटों को फ़ोन कर दिया। बड़ा बेटा अरुणाचल प्रदेश में था। उसने घबराकर पूछा, माँ, पिताजी कैसे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि हालात पहले से ज़्यादा गंभीर हैं बेटा। इतना सुनते ही उसने छुट्टी की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अब सामने थी। अरुणाचल से तुरंत निकलने के बावजूद उसे उसी दिन की कोई फ़्लाइट नहीं मिल सकी। उसने कई बार दूसरी फ़्लाइट दूसरे रूट से टिकट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी सीट खाली नहीं थी। आखिरकार उसे अगले दिन की फ़्लाइट मिली। उसने भारी मन से कहा, माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज पहुँच पाना मेरे बस में नहीं है। तभी रामदत्त जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने कमला देवी की ओर देखा और पूछा, बच्चों से बात हुई? हाँ, दोनों आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रामदत्त जी ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें कहना, रास्ते की चिंता मत करें। कमला देवी ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। ऐसी बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक होकर घर चलेंगे। रामदत्त जी कुछ नहीं बोले, बस खिड़की से बाहर देखने लगे। शायद उन्हें अपने बगीचे की याद आ रही थी। अगले दिन सुबह डॉक्टर पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामदत्त जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कमला देवी उनके पास बैठी रहीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से बड़े बेटे को फ़ोन किया, बेटा। हाँ माँ, मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। कमला देवी की आवाज़ भर्रा गई। तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। उधर कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर टूटी हुई आवाज़ आई, काश मुझे आज की फ़्लाइट मिल जाती माँ। उसी समय छोटे बेटे का भी फ़ोन आया। वह बेंगलुरु से गांव की ओर आ रहा था। अस्पताल के डॉक्टर ने कमला देवी को समझाते हुए कहा, देखिए, बीमारी की स्थिति और शरीर की हालत को देखते हुए ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना ठीक नहीं होगा। गांव के बुजुर्ग भी उनके पास आ गए। उन्होंने नम्रता से कहा, बहू, हमें भी बच्चों का इंतज़ार ना कर पाने का दुख है, लेकिन डॉक्टर की सलाह मानना ज़रूरी है। भारी मन से कमला देवी ने सिर हिला दिया। परिस्थितियों को देखते हुए गांव वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में रामदत्त जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस शाम आंगन में वही पेड़ खड़े थे। हवा भी पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन उन्हें अपने हाथों से सींचने वाला इंसान हमेशा के लिए जा चुका था। अगले दिन सुबह बड़ा बेटा अरुणाचल प्रदेश से गांव पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ अब कम हो चुकी थी। आंगन में कदम रखते ही उसकी नज़र उस खाली चारपाई पर पड़ी जहां कुछ दिन पहले उसके पिताजी बैठे थे। उसके कदम वहीं रुक गए। वो धीरे धीरे बरामदे तक पहुंचा। कमला देवी चुपचाप बैठी थी। उन्हें देखते ही बेटा उनके गले लग गया। माँ, बस इतना ही कह पाया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। कमला देवी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद वह अपने पिता की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। तस्वीर पर ताज़ा फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं आखिरी बार भी आपके पास नहीं पहुंच सका। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसी दोपहर छोटा बेटा भी बेंगलुरु से पहुंच गया। दोनों भाई पहली बार एक दूसरे के सामने थे, लेकिन इस बार मिलने की खुशी नहीं थी। सिर्फ एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भर नहीं सकता था। शाम को दोनों भाई चुपचाप बगीचे में चले गए। चारों तरफ वही पेड़ थे जिन्हें उनके पिता ने वर्षों तक अपने हाथों से संवारा था। बड़े बेटे ने आम के पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीरे से बोला, याद है पिताजी कहते थे पेड़ भी परिवार के सदस्य होते हैं। छोटे भाई ने नम आंखों से चारों तरफ देखा और बोला, हाँ भैया, और हम कभी समझ ही नहीं पाए कि उन्हें इस बगीचे से इतना लगाव क्यों था। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहे। हवा के साथ पत्तियां हिल रही थीं, मानो हर पेड़ अपने मालिक को याद कर रहा हो। 13वीं के बाद बड़े बेटे ने कमला देवी से कहा, माँ, अब आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी। आप मेरे साथ चलिए, या फिर छोटे के पास बेंगलुरु चलिए। हम दोनों में से जहाँ आपका मन हो। छोटे बेटे ने तुरंत कहा, हाँ माँ, अब आपको अकेले छोड़कर हम दोनों चैन से नहीं रह पाएंगे।
कमला देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे धीरे उठीं और दोनों बेटों को अपने साथ बगीचे में ले गईं। उन्होंने सबसे पहले आम के पेड़ को देखा, फिर माल्टे के पेड़ को और फिर अमरूद के पेड़ के पास जाकर रुक गईं। फिर धीरे से बोली, जानते हो, इनमें से एक एक पेड़ तुम्हारे पिताजी ने अपने हाथों से लगाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले इन्हें देखते थे और शाम को आखिरी बार भी इन्हीं के बीच बैठते थे। उन्होंने पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है आज भी सांसें इन्हीं पेड़ों की ठंडी छांव में बसती हैं। दोनों बेटे चुपचाप अपनी माँ को देखते रहे। कमला देवी ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, तुम्हारे पिताजी की यादें हर दिन मेरे साथ रहती हैं, इस घर में, इस आंगन में और इस पूरे बगीचे में। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगी। दोनों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि कुछ रिश्ते सिर्फ लोगों से नहीं, यादों से भी जुड़े होते हैं। समय बीतता गया। दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर लौट गए, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। अब हर सुबह माँ को फ़ोन करना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना और हर कुछ दिनों में गांव आकर उनके साथ समय बिताना दोनों भाइयों की आदत बन गई थी। बड़े बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, अब इस बगीचे की चिंता मत करना, जब भी छुट्टी मिलेगी सबसे पहले यहीं आऊँगा। छोटा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, और जब भैया नहीं आ पाएंगे तब मैं आ जाऊँगा। कमला देवी ने दोनों बेटों की ओर देखा और बोली, बस एक बात याद रखना बेटा, पेड़ों को सिर्फ पानी मत देना, इनसे बात भी कर लिया करना। तुम्हारे पिताजी यही करते थे। दोनों बेटे हल्के से मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा जैसे सचमुच पिताजी की आवाज़ अब भी इस बगीचे में गूंज रही हो। कुछ महीने बाद बरसात का मौसम आया। बगीचे के पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। आम की डालियां झूम रही थीं। अमरूदों के पेड़ पर नए फल आ गए थे। उस दिन बड़ा बेटा बगीचे में खड़ा था। उसने धीरे से कहा, पिताजी, हम आपके साथ और समय नहीं बिता पाए, इस बात का अफसोस शायद ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन आपका यह बगीचा हम कभी सूखने नहीं देंगे। हवा का हल्का झोंका चला। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराईं, मानो किसी ने चुपचाप उनकी बात सुन ली हो। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती है अपने अपनों का साथ बिताया गया समय। अपने अपनों के साथ बिताया गया समय, क्योंकि पैसे फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उनके लिए समय ज़रूर निकालिए। यकीन मानिए, एक दिन यही पल आपकी सबसे अनमोल यादें बनेंगे। इसी संदेश के साथ फिर से मिलते हैं, फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।